वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। सियासत से कर रहे हैं शुरुआत। राष्ट्रपति चुनाव ने उत्तराखंड में कांग्रेस की तकलीफ बढ़ा दी है। जी हां, क्रॉस वोटिंग के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। और तनाव महज इस बात को लेकर नहीं है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, बल्कि असल परेशानी तो यह खड़ी हो गई है कि क्रॉस वोटिंग संदेश दे रही है कि आने वाले वक्त में कहीं कोई और टूट तो कांग्रेस को नहीं देखनी पड़ेगी। देखिए रिपोर्ट। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया है, लेकिन देवभूमि में राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से ही कांग्रेस में खलबली मची है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव ने प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा संदेश भी दिया है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले दिनों में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस के 19 विधायक हैं और राष्ट्रपति चुनाव में 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला, जिसमें एक विधायक अस्वस्थ थे तो दूसरे वोट डालने नहीं आ सके। अब वोट देने पहुंचे कांग्रेस के 17 विधायकों में से एक वोट खराब हुआ और एक क्रॉस वोटिंग हुई। अब अगर कांग्रेस के अस्वस्थ विधायक को छोड़ दें तो कांग्रेस को 3 वोट का नुकसान उठाना पड़ा, जो कि भविष्य के लिए कांग्रेस को एक बड़ा संकेत दे रहा है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में भाजपा को भी कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुन ली। फिलहाल कांग्रेस का ऐसा हाल उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में है, जहां पर कांग्रेस अंतर्कलह और अंतर्द्वंद से जूझ रही है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि जिस पार्टी की विचारधारा नहीं होती है, एक न एक दिन उसे मिटना पड़ता है और कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में जिन 2 राज्यों में कांग्रेस है, वहां से भी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। देखिए, क्रॉस वोटिंग की बात आप ठीक कह रहे हैं। क्रॉस वोटिंग हुई है। पार्टी अपने स्तर से उसमें कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, उसका संज्ञान भी ले रही है। उसमें गहनता से देखा जा रहा है कि कहाँ से ये क्रॉस वोटिंग हुई है, किसके माध्यम से हुई है, किसने की है, और अगर उसमें जो भी व्यक्ति जिसका भी नाम सामने आएगा, निश्चित रूप से पार्टी उसमें कार्रवाई करेगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुआ मतदान कांग्रेस को भी आईना दिखा रहा है। तस्वीर ये बता रही है कि कांग्रेस जिस अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रही है, इससे आने वाले दिनों में कांग्रेस को इसका और बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जबकि इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस भीतर घातियों की तलाश में जरूर जुट गई है, लेकिन किसी प्रमाण के न होने से अब एक दूसरे को शक के नजरिए से देखने के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। इसको खुलकर आप नहीं कह सकते। ये तो कोई चोर ही कर सकता है। बगावत तब मानी जाती जब वो प्रेस करता और कहता है मैं कांग्रेस के कैंडिडेट के विरोध में वोट डालूंगा। तो ये बगावत नहीं है, ये पीठ में छुरा भोंकना है। और विधायकों को हैंडल करने का काम सीएलपी का होता है, हमारे अपोजिशन लीडर का है। वो उन सब से बात कर रहे हैं और कार्यकर्ता उत्साहित है। आप देखिए, लगातार हमारे जितने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो ब्लॉक लेवल पर हो रहे हैं, उनमें अच्छी खासी भीड़ आ रही है। और जो हमारे कार्यकर्ता है वो दोबारा से रिजनवेट हो रहे हैं, दोबारा से पूरी ताकत उनके अंदर आ रही है और कहीं दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर इन दिनों देश और राज्य में कांग्रेस के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है और इस वक्त कांग्रेस की स्थिति भी ठीक नहीं है। और जिस तरह के हालात हैं, वो इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि अगर अब भी कांग्रेस ना संभली तो आने वाले दिनों में इस कदर फिसलेगी कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। देहरादून से नेटवर्क 10 के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रुकते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा कार्यक्रम कर रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तराखंड में 25 लाख परिवारों में तिरंगा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इसके लिए प्रदेश स्तर पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और जिनकी तरफ से जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय कमेटियों का गठन भी किया गया है।
साथ ही सुयाल ने बताया कि 26 जुलाई से 31 जुलाई तक सभी जिलों पर तिरंगा पहुंचाया जाएगा और 8 अगस्त तक सभी मंडल स्तर पर तिरंगा पहुंचाने का काम किया जाएगा और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर तिरंगा लगाएंगे और आम लोगों को तिरंगे के महत्व के बारे में जानकारी देने का काम भी करेंगे। इस दौरान कई बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लगभग 25 लाख घरों में तिरंगा लहराने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश के महामंत्री श्री कुलदीप कुमार जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर भी इस कमेटियों का गठन किया गया है। 26 जुलाई से और 31 जुलाई तक सभी जिला स्तरों पर तिरंगा उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 8 अगस्त तक सभी बूथों पर तिरंगे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्रीदेव सुमन की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर टिहरी जेल आज आम जनता के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खोली गई। इस अवसर पर जेल में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिला अधिकारी सौरभ गहरवाड़ ने पहुंचकर श्रीदेव सुमन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोगों ने जेल में पहुंचकर श्रीदेव सुमन की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधायक किशोर उपाध्याय, जिला अधिकारी ने जेल के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी भी निकाली। सर थोड़ा सा मुख्य जो विषय है श्रीदेव सुमन जी के नाम पर जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और वो खाली यहाँ पते के लिए जैसे डाकघर होता है उसमें से बन करके रह गया है। हमारी कोशिश थी कि जो ये टिहरी झील है उसका नाम श्रीदेव सुमन जो है सागर रखा जाए। साथ में ही आज इसी दिवस पे हमारे जेल प्रशासन द्वारा भी जो हमारे अंदर कारागृह में जो बंदी हैं उनके द्वारा जो रिंगाल के माध्यम से या अन्य संसाधनों से जो अगरबत्ती बनाए गए हैं उसका भी आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और आप सभी लोग भी देख सकते हैं कि कितना उम्दा कार्य इनके द्वारा किया गया है और जो आप इनके प्रोडक्ट्स भी देखेंगे वो भी बहुत ही लो कॉस्ट में, मार्केट से बहुत ही लो कॉस्ट में बनाए गए हैं। श्रीदेव सुमन दिवस पे आज हमने समस्त अपने मान्यगण को जेल के अंदर बुलाया। हमारा मेन पर्पस ये था कि आप देख रहे हैं जो रिंगाल का काम हमारी जेल में चल रहा है, इसी के साथ जो धूप है, अगरबत्ती है, ये गमले जितने आप देख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे बंदियों ने बनाए हैं। कैंटीन का काम हम कर रहे हैं और अभी मेरी सर से बात हुई है डीएम सर से। प्लान है कि फ्यूचर में हम बेकरी भी स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारा प्लान है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के साथ एक विवाद खत्म होते ही दूसरा विवाद शुरू हो जाता है। इस बार मंत्री के विभाग की एक चिट्ठी वायरल होने से बवाल हो गया है। इसमें मंत्री के उत्तर प्रदेश स्थित बरेली आवास के धार्मिक अनुष्ठान के लिए विभागीय पत्र जारी किया गया था, जिसमें सभी अधिकारियों को आमंत्रण दिया गया था। आज पूरे मामले पर रेखा आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरी ओर से लेटर के जरिए से किसी को बाध्य नहीं किया गया है और अपनी स्वेच्छा से वो धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। यही मेरा लेटर के जरिए सबको बताना था। देखिए, उस परिप्रेक्ष्य में वैसे तो आप लोगों ने बहुत कुछ इसमें आप लिख चुके हैं, बता चुके हैं, बोल चुके हैं। मैंने उसमें साफ जो मेरा बयान था वो भी मैं दे चुकी हूँ, तो दोबारा इस विषय को लेकर आना मुझे नहीं लगता कहीं पे भी औचित्यपूर्ण है। और मैं एक भाषा जिसको बहुत लोगों ने कोट किया, उसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी जो आपने अभी पूछा नहीं मुझसे, लेकिन अपनी ओर से मैं बताना चाहूँगी। उस भाषा का कहने का मेरा तात्पर्य यही था कि ज़बरदस्ती की पराकाष्ठा की परिभाषा है वो जो मैंने आपसे कहा। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में हुई परीक्षा धांधली का एसटीएफ ने खुलासा किया है। एसटीएफ ने 6 लोगों को परीक्षा धांधली के मामले में गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 37 लाख कैश भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में 2 लोग परीक्षा में पास भी हुए हैं। पूरे मामले का मास्टरमाइंड जयजीत दास बताया जा रहा है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है। देहरादून आउटसोर्स कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत है। इसने बड़ी सफाई से परीक्षा में शामिल होने वाले सवालों को चुरा लिया और पूरी वारदात को अंजाम दिया।
दरअसल परीक्षा से एक दिन पहले रामनगर के वार्ड में मनोज के नाम से 3 कमरे बुक करवाए गए थे, जहां परीक्षा की तैयारी कराई जा रही थी। उत्तर शॉर्ट में लिखकर प्रश्नों को याद कराकर छात्रों को अगली सुबह परीक्षा सेंटर तक छोड़ने जाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में कंप्यूटर प्रोग्रामर, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के बर्खास्त पीआरडी जवान और कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी शामिल है। एक महत्वपूर्ण घटना का खुलासा के बारे में हमारे एक प्रेस मीट रखा है। ये जो उत्तराखंड राज्य का अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा जो है वर्ष 2021 दिसंबर में जो है वो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम कराई गई थी। इसमें लगभग हमारा राज्य का 1.6 लाख स्टूडेंट जो है उसमें अपेयर हुए थे। इस परीक्षा का इसमें भी जो है परिणाम घोषित होने के बाद कुछ संगठन द्वारा, जैसा बेरोजगार संगठन द्वारा जो है इसमें आपत्ति प्रकट की गई है कि इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज मतलब कि क्वेश्चन पेपर लीक का कुछ संभावना बताते हुए इनका द्वारा कुछ अवॉइड करा गया है। तो एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें जो कोचिंग का डायरेक्टर है वो और कंप्यूटर प्रोग्रामर, जहां पर कभी ये पेपर गया होगा, बड़ी चालाकी से, सफाई से इसे चुरा लिया गया और उसके बाद पूरी एक गैंग तैयार की। इसमें कई बड़े लोग शामिल थे। बकायदा 3 कमरे बुक किए गए और परीक्षा जब होनी थी उसके एक दिन पहले तमाम जिन लोगों से पैसे लिए थे उन्हें बुलाया जाता है और उसके बाद उन्हें शॉर्ट में आंसर बताए जाते हैं, याद करवाए जाते हैं और हूबहू जाकर वो लोग वही करते हैं और उसके बाद पास होने की तैयारी है। लेकिन ऐसी खबर मिलते ही एसटीएफ ने इन लोगों को धर दबोचा। 37 लाख रुपए नगद मिले हैं इनके पास और कई और सामान भी मिले हैं। एसटीएफ बाकी लोगों से भी पूछताछ कर रही है और एक बड़ा गैंग है, एक मास्टरमाइंड है जिसने ये सब कुछ चलाया, कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो। किस तरीके से इन 6 लोगों ने काम किया है उनसे पूछताछ भी की जा रही है, इनको जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन इनके साथ जिन जिन लोगों ने परीक्षा दी है अब उन पर भी जांच की आंच पहुंच सकती है। 2 लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने ये परीक्षा दी और वो पास भी हो गए। किस तरीके से धंधा चल रहा है यूकेएसएससी परीक्षा में, इस धांधली को एसटीएफ ने उजागर करते हुए इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों से 37 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। ये वही पैसे हैं जो इन लोगों ने परीक्षार्थी से लिए थे। एक परीक्षार्थी से लाखों रुपए ये लोग लिया करते थे परीक्षा के एक दिन पहले और उसके बाद उन्हें बकायदा पेपर याद करवाया करते थे, उत्तर को शॉर्ट में याद करवाते थे और दूसरे दिन वो खुद ही लेकर जाते थे परीक्षा सेंटर और उसके बाद वो लोग पेपर देते थे। इस तरीके का गोरख धंधा काफी लंबे वक्त से चल रहा था। इस पूरी खबर पर बात करते हैं हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, ये धांधली का ये जो कारोबार चल रहा था कब से चल रहा था और कैसे कामयाबी एसटीएफ को मिली इन 6 लोगों को पकड़ने में? देखिए रजनी, ये सबसे पहले 2020 और 21 का ये मामला है और उस समय जो है यूकेएसएससी के जो पेपर हैं उस समय ये लीक किए गए थे और उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा था, धरपकड़ जो है वो लगातार जारी थी और इसके पर जो है कई बार जो है विपक्षी की ओर से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि जिस तरीके से जो है पेपर लीक हो रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की बात जो है वो निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द जो है इन पर कार्रवाई की जाए और एसटीएफ की ओर से जो है 2 दिन पहले ही जिस प्रकार से रामनगर में जो है बड़ी छापेमारी की गई है तो ऐसे में मनोज नाम के व्यक्ति को जो है वो पकड़ा गया था और उसके बाद से लगातार जो है जो 5 लोग, जो अन्य 5 लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यूकेएसएससी में काम करने वाला एक पीआरडी का जवान भी शामिल है जो कि यूकेएसएससी के जो कर्मचारी था वह काम करता था। हालांकि उसको 2018 में उसको बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन उसको जो है उसके बावजूद भी जो है वो लगातार जो है इनके संपर्क में था और पेपर जो है वो लीक करवा रहा था और इसके 6 लोग जो है इसमें शामिल है। हालांकि अभी जो है लगातार इससे पूछताछ लगातार जारी है और जिस प्रकार से ये भी माना जा रहा है कि और भी लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि ये बड़ा गैंग जो है ये चल रहा था और जहां से देहरादून से लेकर प्रदेश के कई जिलों से जो है इनके तार जुड़े हुए अलग अलग जगहों से जिस प्रकार से गिरफ्तारी इनकी हुई है और इससे जो है 37 लाख रुपए की भी बरामद किए गए हैं जो कि छात्रों से जो है ये इन्होंने परीक्षा के नाम पे लिए थे। तो हालांकि अब जो है एसटीएफ को जिस प्रकार से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो है कईयों के जो है
तार जो है वो खुल सकते हैं। आने वाले समय में कई लोग जो है इसमें जो शामिल हैं उनके भी तार खुल सकते हैं, और हालांकि अब फिलहाल पुलिस जो है इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो उपेंद्र, इसका तो डाटा मिला होगा, कितने लोग ने पैसे दिए थे, कौन से लोग इस तरीके से परीक्षा दे रहे थे, अब उन परीक्षार्थियों तक भी एसटीएफ के हाथ पहुंच सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है 1.5 लाख से करीब जो है जो परीक्षार्थी थे उनके द्वारा जो है यूकेएसएससी के पेपर जो है वो भरे थे, लेकिन उसमें अब ये देखना होगा कि कितने ऐसे छात्र थे जिन्होंने जो है पेपर लीक करने के समय जो है इनको पैसे दिए थे, और ताकि वो पास हो सके उसको लेकर पैसे दिए, क्योंकि 37 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और 6 लोग ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं यूकेएसएससी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने पहले जो है पेपर दे चुके थे। कई ऐसे लोग भी थे, कई ऐसे लोग भी हैं जो कर्मचारी जो है यूकेएसएससी में रह चुके हैं, वो भी कर्मचारी हैं शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा गैंग जो है एक तरीके से चल रहा था। ऐसे में ये देखना होगा, पूछताछ जो है अब लगातार जो है वो जांच का विषय है, किस तरीके से जो है पुलिस अब जांच कर रही है कि कौन कौन से लोग इनमें शामिल हैं और बच्चे कितने शामिल हैं जिनके द्वारा जो है ये पैसे दिए गए थे और पेपर जो है वो लीक किए गए थे। जी बिल्कुल, उपेंद्र सिंह नाणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो और लोग इसमें शामिल हैं अब उनके गिरबान तक एसटीएफ के हाथ पहुंच सकते हैं, जल्द ही और गिरफ्तारी हो सकती है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली से चलकर रात 2 बजे हरिद्वार आने वाली कांवड़ स्पेशल ट्रेन में बम होने की खबर पर पुलिस और जीआरपी में हड़कंप मच गया। हरिद्वार पहुंचते ही बम निरोधक दस्ते ने पूरी ट्रेन की तलाशी ली। गनीमत रही कि ट्रेन में कोई बम नहीं मिला। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने ट्रेन में यात्रियों से झगड़ा होने के बाद 112 नंबर पर कॉल करके बम होने की खबर दी थी। इसके बाद जीआरपी ने गलत सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। रिंकू वर्मा नाम के एक लड़के ने कंट्रोल रूम में सूचना दी थी कि ये जो स्पेशल कांवड़ स्पेशल ट्रेन है इसमें कोई बम लेके जा रहा है। इस सूचना पर डीडीएस को, लोकल पुलिस को, फायर सर्विस को, एम्बुलेंस को, सबको कॉल करके स्टेशन पर ट्रेन आने के बाद तत्काल उसकी आरओ चेकिंग कराई गई। ये सूचना फर्जी पाई गई और लड़का वास्तव में शराब के नशे में है और इसका अपने आसपास बैठे लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था, इससे नाराज़ होकर के इसने इस तरह की सूचना। फिलहाल पूरी ट्रेन की चेकिंग करा ली गई है और इस ट्रेन में इस तरह की कोई बात नहीं है। तहसीलदार खुशबू पांडे ने सोमेश्वर बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन की छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने दर्जनों दुकानों में छापेमारी करते हुए 2 किलो वजन की सामग्री बरामद की है और एक दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तहसीलदार खुशबू पांडे ने व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रतिबंधित थर्माकोल, प्लास्टिक और पॉलिथीन थैलियों का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर अर्थदंड वसूलने के साथ ही मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने सभी व्यापारियों से प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग नहीं करने और पॉलिथीन उन्मूलन कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील की है। छापेमारी टीम ने कानूनगो रवि मोहन मिश्र, जिला पंचायत प्रतिनिधि गगन पांडे, वन विभाग के दिनेश चंद्र भट्ट, उप राजस्व निरीक्षक नीमा आर्य मौके पर मौजूद रहे। रुद्रपुर के थाना पंतनगर क्षेत्र में पिछले 2 मई को एक युवक का शव छतरपुर में एक किराए के कमरे में मिला था। शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने कमरे की तलाशी की तो उसके कमरे से एक सीसीसी एविल इंजेक्शन और खाना बना हुआ मिला था। इसके बाद पुलिस ने मृतक के दादा की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच में मृतक का दोस्त अभिषेक हत्या का आरोपी निकला। आरोपी ने कबूल किया है कि मृतक उसकी मां को लेकर गलत नजर और उनके लिए गलत बोलता था, जिस वजह से उसे जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले का खुलासा एसएसपी ने प्रेस वार्ता में किया। ये 2.5 महीने पहले एक मौत हुआ था। श्री पीयूष राणा मूल निवासी खटीमा और छतरपुर का रहने वाला है। छतरपुर में रहता था, अशोक लैंड में काम करता था। उसका संदिग्ध हालत में मृत पाया गया है। किसी भी पोस्टमार्टम में कोई कारण भी नहीं आया था, परंतु तत्परता दिखाते हुए हमने फोरेंसिक लैब को वहाँ पे बुलाया था, फोरेंसिक की टीम को बुलाया था और वहाँ पर जो रात को जो उसने खाना खाया था, खाने का सैंपल, पतीले का सैंपल और विजरा को भी भेजा था।
तो पोस्टमार्टम में कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं निकला। अभी हाल ही में एफएसएल रिपोर्ट आई जिसमें खाने के सैंपल में, पतीले में और विजरा में पॉइजन पाया गया, सल्फास। उसके बाद एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया और सख्ताई से पूछताछ पर उसी का दोस्त, सबसे खास दोस्त जो कई सालों से दोस्त था और उस रात को भी वहाँ था, उसी के द्वारा सल्फास खिलाकर खाने में मिलाकर उसको मार दिया गया है। पौड़ी तहसील के ग्राम सभा डुंगरी में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। ये दोनों युवक अपने गांव से डुंगरी गांव के एक गदेरी में अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ घूमने गए थे। स्थानीय लोगों की खबर पर पुलिस ने दोनों युवकों का रेस्क्यू कर गदेरी से बाहर निकाला। इसी दौरान एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, अभी जो ये घटना भी बहुत बड़ी एक त्रासदी है हम लोगों के लिए, एक हमारे युवाओं के लिए। एक होता है थोड़ा युवाओं में थोड़ा जुनून होता है कि वो लोग थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, कभी जाते हैं वहाँ पे, लेकिन इसमें से जो ज़्यादातर युवा तो ये थे कि जो लोग इस प्रकार के भी नहीं है कि हम बोलेंगे ये मदिरापान करते होंगे। तो एक संयोग बना है ये, तो इसमें एक 4 लड़के थे और ये लोग वहाँ पर नहा रहे थे। अचानक शायद हो सकता है कि किसी बच्चे का पैर फिसला है वहाँ पे और वो अंदर घुस गया, भंवरे फंस गया। उसको बचाने के चक्कर में दूसरा लड़का गया वहाँ पे और इसी चक्कर में वो 3-4 बच्चे वहाँ फंस गए थे। और जो इसमें 2 जो बच्चे हमारे इससे गुजर गए हैं, जिनकी मौत हुई, उनका एक नाम प्रमोद नहीं किया, दूसरा तेजपाल रावत है। तो दुखद समाचार सुनने को मिला और 2 जवान बच्चे जो है मौत के मुँह में समा गए हैं। तो बहुत दुखद घटना हुई है इस क्षेत्र में। और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो गाढ़ गदेरे वाले क्षेत्र हैं और बरसात में तो पानी बहुत अधिक रहता है इन क्षेत्रों में, तो मैं ये समझता हूँ कि शासन प्रशासन को जो है इसमें थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। रुड़की में बुग्गावाला क्षेत्र के गांव बनवाला के ग्रामीणों ने बताया कि वो पोल्ट्री फार्म की वजह से हुई मक्खियों के प्रकोप और मशरूम प्लांट की दुर्गंध से लंबे समय से जूझ रहे हैं। इसके चलते परेशान होकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही गांव के पास से पोल्ट्री फार्म और मशरूम प्लांट को बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने पहले भी संबंधित विभाग को बंद कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अगर ऐसे ही रहा तो सभी ग्रामीण एकजुट होकर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका कुछ उपाय नहीं कर सकते हो? हमें बताओ। हम ये चाहते हैं इसका कुछ उपाय होना चाहिए। हमारी जिंदगी बेकार हो रही इसमें। यहाँ से हम तो बहुत दुखी हो गए, हमारे बच्चे परेशान हैं। हम कहाँ तो पैसा लगावे इतना? गरीबी आदमी देखो आके यहाँ से दिखाओ, नो बताओ इसे बंद करवाओ, क्या इसका उपाय करो, कैसे बंद करवाओ। बिल्कुल बस हम तो ये चाहें। जब हम इतने दुखी हो गए, हमने बहुत बार कह लिया है ना जी सा इसका उपाय कर लो, कोई नहीं करे। हम बिल्कुल परेशान हो गए यहाँ। हम इस संबंध में आए हैं जी। हाँ, एक गाँव के नजदीक, बहुत ही गाँव के नजदीक एक तो मशरूम प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे और पोल्ट्री फार्म लगे हुए हैं। ये इनकी वजह से पूरा गाँव इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब छोटे बच्चे क्या, बड़े क्या, सब मक्खी से, बदबू से इतने परेशान है। मतलब इन्हें कई बार समझाया भी लिया भाई इन पर स्प्रे वगैरह कुछ कर लो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है मालिक। अगर इनके पास आते हैं तो ये बोलते हैं कि आप जो बंद करवाए जाते हो करवा लो, हमारी सरकार के साथ पूरी सेटिंग है। तो प्रदर्शन के बाद ग्रामीण के पुलिस प्रशासन और प्रशासन जागता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।